हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज की इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस माय सीयूईटी जर्नी। मैंने कैसे प्रिपरेशन करा था, क्या मटेरियल्स यूज़ करे, कौन से बुक्स रीड करे, कैसे कैसे करा, कितने टाइम में करा, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या सीन हुआ मेरे साथ, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। सो एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स बिगिन। तो बात होती है 31 मार्च 2023 की। विद द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यहाँ ख़त्म होता है मेरा बोर्ड्स एग्ज़ाम एंड ऑल्सो द स्कूल लाइफ। काफ़ी मज़ेदार रहा था, काफ़ी नए दोस्त मिले थे एंड काफ़ी कुछ टीचर्स से सीखने को मिला। बट अब बारी थी कॉलेज की, एक अच्छा कॉलेज। सो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए SRCC एक ड्रीम कॉलेज होता है एंड आई वॉज नो डिफरेंट। मेरा भी ड्रीम कॉलेज हमेशा से क्लास 11 से ही SRCC रहा था। तो SRCC जाने के लिए अब मुझे देना था CUET का एग्ज़ाम। हमारा CUET का एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ था, लाइक एंड ऑफ मई में स्टार्ट हुआ था एंड जुलाई तक गया था। तो मुझे पता था कि लाइक एग्ज़ाम तो लेट होने वाला है, तो मैंने अप्रैल का जितना भी पूरा महीना था उसमें मैंने लाइक पढ़ाई नहीं करी थी। आई यूज़ टू लाइक वर्क अपॉन माई न्यू स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप्स। कहीं कहीं जाता था, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमना होता था। तो एक महीने में ऐसे मतलब मौज मस्ती करी मैंने। उसके बाद 1 मई को मेरे को याद आता है, भाई बिफोर इट गेट्स टू लेट कर ले, अभी से स्टार्ट करेगा तब जाकर अच्छे से प्रिपरेशन होगी। सो अबाउट एक मंथ बाकी था मेरे एग्ज़ाम को एंड मैंने 1 मई पे अपना प्लानर बनाया। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा हमेशा से रहा था 20 डे प्लानर फॉलो करने का। सेम चीज़ मैंने CUET के लिए भी करा। मैंने अपना एक 20 डे प्लानर बनाया। सबसे पहले CUET का सिलेबस देखा, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स है वो सब चेक करा, और पैटर्न क्या आता है वो देखा, एक सैम्पल पेपर था वो चेक करा। सारी चीज़ें देखी, नोट डाउन करी मैंने एंड अच्छे से टाइम एलोकेट करा, क्योंकि मेरा बोर्ड्स का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था एंड मेरे बोर्ड्स लेवल के जितने कॉन्सेप्ट थे वो काफ़ी क्लियर थे। तो मेरे को इतना पता था कि जितने मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे उनके मेरे को प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इन सब का NCERT रीडिंग करना है और इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको समझना है, पढ़ना है और उनके क्वेश्चंस करने हैं। तो इन सब के हिसाब से मैंने अपना एक प्लानर बनाया, सही टाइम एलोकेट करा सारी चीज़ों को। उसके बाद अब बारी आती है रूटीन की। तो मेरा काफ़ी मतलब सिंपल सा रूटीन था, उतना कुछ खतरनाक सा नहीं था। मैं बताऊँ तो लगभग लाइक 6-7 बजे उठता था सुबह। उसके बाद मेरा टारगेट रहता था लाइक मॉर्निंग में मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है। जितने भी बजे मैं उठूँ 2 घंटे मेरे को मिनिमम करने, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं करना। तो 6-7 बजे उठा, कभी 2 घंटे पढ़ाई करी। उसके बाद अपना रूटीन वर्क करा, ब्रश करा, खाया पिया, फिर लगभग 12 बजे तक मैं सो जाता था। हाँ, सो जाता था। उसके बाद उठा मैं, मतलब कभी 2 बज गए, कभी 3 बज गए, उठा, लंच करा एंड देन अगेन 4 बजे से पढ़ाई चालू। 4 बजे, शाम के 4 बजे से फिर से पढ़ाई मैंने चालू कर दी। 4 बजे से पढ़ने को स्टार्ट करके मैं सीधा अब उठता था 8 बजे। शाम को 8 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। अब इतने लॉन्ग स्ट्रेच में बहुत लोग पढ़ नहीं पाते, उनको ब्रेक्स चाहिए होता है, वो लाइक पार्ट में पढ़ते हैं। बट मेरे को स्टार्टिंग से लाइक बोर्ड्स के टाइम से ही प्रैक्टिस रहा था लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने का, इसलिए इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। इसमें भी मैं देखता था कि 8 बजे से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 8 बजे से नीचे कम नहीं पढ़ना, मतलब 4 घंटे तो यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने। और इसमें भी मैं बात कर रहा हूँ 4 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप 10 आवर्स पढ़ो, 12 आवर्स पढ़ो। जितना भी देर पढ़ो इफेक्टिव पढ़ो, आपको जितना भी पढ़ना है समझ में आना चाहिए। उसके बाद 8 बजे के बाद वही डिनर कर लिया, थोड़ा TV देख लिया, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ गए, बातचीत हो गई। देन 10 से 11 बजे, लाइक ज़रूरी नहीं है कभी 10 बजे तक चला जाता है, 11 बजे तक मतलब मौज मस्ती करते करते हैं उसी में। तो 11 बजे के बाद से आई यूज़ टू लाइक स्टार्ट माई रिविजन, कि जो भी मैंने दिन में आज करा उसको एक बार ये देख लूँ, क्या करा, कैसे करा, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई कितनी भी कर लो, अगर आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे तो पढ़ाई बेकार है। आपको ये हर दिन चेक करना चाहिए कि आप मतलब जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ कम रह रहा है क्या, कुछ ऐड करना चाहिए क्या आपको, या फिर कुछ गलत कर रहे हो क्या। इन सारी चीज़ों को मैं डेली चेक करता था। उसी बीच मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग में इंडल्ज था।
लाइक दिन के 2 घंटे मेरे लाइक गेम्स खेल रहा हूँ, कभी कभी पबजी खेल लिया, कभी वैलोरेंट खेल लिया, कभी CS को खेल लिया। तो ये सब में बहुत ज़्यादा मेरा रहता था। एंड पर्टिकुलरली बताऊँ तो BGMI में बहुत ज़्यादा खेलता था, बहुत ज़्यादा उस समय तो। एंड आई रियलाइज दिस कि ऐसे तो नहीं चलने वाला भाई, ऐसे करेगा तो SRCC तो सपना का सपना ही रह जाएगा। एंड जैसे ही मुझे ये पता चला कि भाई मेरे इफ़ेक्टिव आवर्स ख़राब हो रहे हैं, मेरा जो फोकस है वो बिगड़ रहा है, मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कभी किसी का मैसेज आया, भाई आजा खेल लेते हैं, चला गया, भाई आजा टूर्नामेंट है, चला गया। तो इन सब में बहुत ज़्यादा रहता था। और जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा एग्ज़ाम ख़राब कर देगा, मैंने तुरंत गेम डिलीट कर दिया। हाँ जी, गेम सीधा उड़ा दिया। अब ये वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं धीरे धीरे उसको टाइम को कम करूँ। टाइम ऑलरेडी मेरे पास बहुत कम था और मुझे 20 मई तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म करना था। मेरे सारे जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं CUET में उसको पढ़ाई करनी थी, NCERT की रीडिंग करनी थी, इंग्लिश के जो पूरे टॉपिक्स थे उन सबको पढ़ना था। एंड साथ ही साथ जो मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, बोर्ड में भी कुछ कुछ थे, उन सब पे मुझे वर्क करना था। तो अब आते हैं बुक्स पे कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ करे थे। NCERT वॉज द कोर बुक डेट आई यूज फॉर ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन यूज़ करा था। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए NCERT से करा था मैंने। अकाउंटेंसी के लिए क्वेश्चंस TS अग्रवाल से करे थे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन आई से सारे क्वेश्चंस, आई मीन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने बोर्ड्स के समय तक ही मतलब पूरा TS अग्रवाल सॉल्व कर लिया था, हर एक क्वेश्चन कर लिया था। इनफैक्ट उसके MCQ मैंने लाइक अभी CUT के जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं तब करा था मैंने। तो ऐसे था अकाउंट्स के लिए, वहाँ से करा। फिर NCERT की एक बार रीडिंग कर ली, बिजनेस स्टडीज़ में पूरा NCERT पढ़ लिया। और इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग यूज़ कर लिया माइक्रो मैक्रो के लिए, और NCERT उसके बाद करा। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT की रीडिंग। अगर एक अकाउंट्स की मैं प्रॉब्लम बताऊं तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। देन मेरे पापा ने लाइक एक मॉड्यूल दिया, NIS का मॉड्यूल आता है। माई फादर इज़ एक्चुअली CMA ऑल इंडिया रैंक 8, तो उन्हें पता है कि लाइक अकाउंट्स वगैरह। तो उन्होंने मेरे को NIS का मॉड्यूल दिया, ओपन स्कूलिंग वाला। तो उसका बुक मैंने पढ़ा तो काफ़ी क्लियर हो गया उससे मेरा कॉन्सेप्ट, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो जैसा कि मैंने अपना 20 डे प्लानर बनाया 1 मई से लेकर 20 मई तक कि मुझे सारी चीज़ें करनी है ये सब, मेरा 20 मई तक सिलेबस और सारे टॉपिक्स विद इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अब आ रही थी पैटर्न पे वर्क करने की। हमारे टाइम पे CUET का उतना कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, जैसे कि अभी तुम लोगों को मॉक्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो हमारे टाइम पे ऐसा उतना कुछ नहीं था। सो वन डे आई वॉज रैंडमली स्क्रोलिंग ऑन रेडिट एंड मुझे एक लिंक मिल गया जहाँ पे मुझे जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनकी 4-5 रिस्पॉन्स शीट मिल गए हर एक सब्जेक्ट की। तो फटाफट से उसको डाउनलोड कर लिया। ये मेरे लिए सच्ची में जैकपॉट रहा था, वो काफ़ी हेल्प करा उसने। तो मेरे को अपने PYQs तो मिल गए थे, अब बारी थी सॉल्व करने की। फटाफट से उसको प्रिंट निकाल लिया मैंने और बैठ गया सॉल्व करने। मैंने 1-2 करा और काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे, लाइक हमेशा 180 अबव, किसी किसी में 200 आ जा रहा था, तो काफ़ी अच्छा नंबर था मेरा। देन बीच में मेरे पापा आए एंड उन्होंने क्या करा कि जो NTE का ऑफिशियल मॉक था उसको अपलोड कर दिया था अपने एप्लीकेशन पे। लाइक जो मॉक टेस्ट जैसे हम एग्ज़ाम में जाकर देने वाले उसके फॉर्म में अपलोड कर दिया था। एंड वहाँ पे बोला कि यार तू एक बार ये वाला टेस्ट देकर देख कि कैसे नंबर आ रहे हैं, मैं भी देख लूँ। तो वो मैंने अटेम्प्ट करा, कंप्यूटर पे बैठा अटेम्प्ट करा पूरा क्वेश्चन, सारे डोमेन्स करे, सारे इंग्लिश का पूरा पेपर करा। एंड माई नंबर ड्रास्टिकली फेल डाउन, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए, लाइक 150 160 ऐसे हो गए थे। जबकि मैंने प्रीवियस 1-2 मॉक्स करे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन करे थे पेपर पे, उसमें मेरे 200 में 200 आ रहे थे एंड इसमें सीधा 160 150 ऐसे। आई रियलाइज्ड कि भाई एग्ज़ाम तो तेरा कंप्यूटर पे होने वाला है, तू प्रैक्टिस पेपर पे क्यों कर रहा है? लाइक पेपर पे तो नंबर अच्छे आ रहे, कंप्यूटर पे करा तो एकदम नंबर ही नीचे गिर गए। तब मुझे लगा कि भाई कंप्यूटर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी, वरना तो नहीं चलेगा। क्योंकि यार देखो, पेपर पे एक सॉल्व करना या फिर पेपर से देख कर सॉल्व करना इज़ टोटली डिफरेंट विथ व्हाट यू डू ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
कंप्यूटर पे तुम मार्क नहीं कर सकते, कुछ भी क्वेश्चन के वैल्यूज़ मार्क नहीं कर सकते, उसके साइड में कुछ डॉट्स नहीं लगा सकते, कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम के, और मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना था। तो मैंने पापा को जो भी मेरे को 4-5 रिस्पॉन्स शीट मिला था वो सारा दे दिया। उन्होंने उसको भी अपलोड कर दिया अपने एप्लीकेशन पे, और उसके साथ साथ मेरे लिए और भी 4-5 मॉक्स बना दिए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा सा चेंज करके या फिर बुक से देखकर मिला जुला कर मेरे पास अब 10-12 मॉक हो गए थे हर सब्जेक्ट के कंप्यूटर पे। उसको मैंने स्टार्ट करा प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आई इम्प्रूव्ड। लाइक एक ही बार में नंबर ऊपर नहीं हो गया उसमें, धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रेजुअली आई इम्प्रूव्ड। जो 150 160 वाले नंबर थे वो वापस से 180 194 200 ऐसे टच होने लग गए थे। सो आई वॉज लाइक ओके, मेरी प्रैक्टिस पूरी है। द थिंग वॉज कि मैं गलत पैटर्न पे वर्क कर रहा था। लाइक मेरे को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने चाहिए थे रादर देन द पेपर एग्ज़ाम, तो इस पे वर्क करा मैंने, इस पे भी नंबर अच्छे हो गए। मैंने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, मेरा रिविजन अच्छे से हो गया। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम। एंड ऑफ द मे तक मेरा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया था। बहुत लोगों का सिटी इंटीमेशन हो चुका था, बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, बट मेरा नहीं आया था। तभी 5 जून को मेरा आता है सिटी इंटीमेशन, और मेरा एग्ज़ाम होता है 7 जून को डोमेन सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। 3 एग्ज़ाम होते हैं। मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे सिटी से 150 किलोमीटर्स दूर, लाइक दूसरे सिटी में दे दिया मेरा एग्ज़ाम, तो 150 किलोमीटर्स दूर था। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या था ना यार, कि बहुत लोग बोलते कि कार से चला जा, बस से चला जा, लेकिन मुझे था मोशन सिकनेस बहुत ख़तरनाक वाला। ऑल्सो मेरा जो लेफ़्ट ईयर ड्रम है वो टोटली डैमेज्ड है, तो इसलिए मैं लाइक लंबे ट्रैवल्स अवॉइड करता था कार्स या बसेस में। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज ट्रेन से जाना है। फटाफट हमने तत्काल में बुक कर लिया टिकट सुबह का। मेरा शिफ्ट जो था वो 3 से 6 वाला था, शाम का शिफ्ट था। तो हम लाइक 7 जून को सुबह निकल गए थे, एंड लगभग 12 बजे हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे। ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया। उसके बाद यहाँ रेलवे स्टेशन से मेरा सेंटर अगेन 27 किलोमीटर्स दूर। लाइक सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के रेलवे सेंटर से मैं 27 किलोमीटर दूर वापस जा रहा हूँ फॉर माई एग्ज़ाम सेंटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आई ना, कि सारे कैब, ऑटो ड्राइवर सब ने मना कर दिया जाने से उधर, क्योंकि यार उधर जाने तक का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था ना, कोई एग्री नहीं हो रहा था वहाँ जाने के लिए। बट फाइनली एक ऑटो वाले भैया मिल गए, उन्होंने एग्री करा कि चलो चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे फाइनली हम पहुँचते हैं 2:30 में। लगभग 2.5 आवर्स लग गए हमें उधर पहुँचने में, नॉट बिकॉज बहुत दूर था, बट बिकॉज रोड बहुत ख़राब था। पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा वहाँ पे, 5-10 मिनट ऑटो में ही बैठा। फिर अंदर गए हम, वहाँ पे अंदर सारा चीज़ चेक होता है, पॉकेट्स चेक होते हैं, आई स्कैनर से आई टेस्ट करते हैं, फिर फिंगरप्रिंट टेस्ट लेते हैं वहाँ पे। तो ये सब हुआ। उसके बाद वहाँ पे मैं बैठा एकदम रिलैक्स माइंड से। आई वॉज वेरी कूल, मुझे पता है मुझे सब आता है। आई वॉज कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है मेरे को आता है, मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है। अब मुझे अपना 100% देना है, और मुझे साइड से किसी का सुनना नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम CUET का या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे, आस-पास में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जो बोलते हैं बता दे, ये बता दे, वो बता दे। और मेरे बगल में भी ऐसा था। मैंने स्टार्टिंग से उसको इग्नोर करा ताकि मुझे एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस ना मिले ऐसा कोई, तो मैंने उसको स्टार्टिंग से इग्नोर करा, और उसने भी होप छोड़ दी कि भाई ये नहीं बताएगा। और मैंने पूरा फोकस से अपना डोमेन का एग्ज़ाम दिया, सारी चीज़ें अच्छे से मार्क करी, और 6:30 तक एग्ज़ाम ख़त्म होता है। वहाँ से हम निकलते हैं और वापस आते हैं घर। और 10 जून को मेरा सिटी इंटीमेशन फिर से आता है फॉर इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अगेन सेम सेंटर, अगेन सेम ट्रैवल, सब कुछ फिर से। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? 10 जून को आया, एग्ज़ाम था 11 जून को। लास्ट डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम माई सिटी टू द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन था 4 बजे, एंड सिटी इंटीमेशन हुआ मेरा 4:30 शाम को। तो अब लास्ट ऑप्शन यही था कि हम ट्रेन चेंज कर वहाँ तक जाए। तो हमने फटाफट लाइक 6 बजे तक हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ पे पहुँचा, फिर दूसरा ट्रेन चेंज करा लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। फिर फाइनली हम वहाँ पे पहुँचते हैं 3 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, बैठे थोड़ी देर। वहाँ पे एक हमें लॉज मिल गया था, वहाँ पे मैं सो गया। 2 घंटे मुझे मिले सोने के लिए वहाँ पे।
और 5 बजे मैं उठता हूँ क्योंकि मेरा शिफ्ट जो था इस बार सुबह का था, मींस 8:30 को मेरा एग्जामिनेशन था और मुझे 2-3 घंटे तो ट्रैवल में ही जाने थे। तो 5 बजे उठे हम, थोड़ा सा कुछ खाया पिया एंड फिर सेम ऑटो वाले भैया को कॉल करके वापस बुला लिया एंड उन्होंने वापस से छोड़ दिया वहाँ पे। 7:30 मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाता हूँ। पहुँचा, थोड़ा रेस्ट करा वहाँ पे ऑटो में बैठ के, फिर अंदर गया, लाइन में खड़ा था मैं और तब मुझे पता चलता है आधे लोगों का उस सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। यस, कैंसिल कर दिया गया था। उतनी दूर से लोग आए हैं और पता चल रहा है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल आधे लोगों का, और बाकी के बच्चे आधे लोगों का एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया था। समझ रहे हो? मतलब आधे बच्चों को मतलब बोला बेटा जाओ तुम्हारा एग्ज़ाम ही नहीं है, और आधे बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा आप दूसरे सेंटर में है, सेम टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है। और मेरा नाम था सेंटर चेंज वाले लिस्ट में। वो पता चला एंड जो मेरे को पैनिक हुआ उस समय बहुत, एक तो इतना स्ट्रेस हो चुका था, यहाँ पे आए पता चल रहा है एग्ज़ाम कैंसिल करने का, किसी का सेंटर दूसरा बता रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो रहा है क्योंकि यार 8:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और ऑलरेडी 8 बज चुके थे, अब दूसरे सेंटर जाना था। तो एनटीए वालों ने 2 गाड़ियाँ मंगवाई और जितने भी बच्चे बैठ पाते उतनों को बैठाया। मैं भी बैठ गया गाड़ी में। पापा ने बोला बैठ जाओ, जहाँ पे भी जाओगे हम पीछे पीछे आएंगे और वहाँ पे उतना स्ट्रेस मत लो, अभी भी वक्त है, पहुँच जाओगे टाइम पे। सेंटर नंबर 1 जहाँ से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और दूसरे पे शिफ्ट हुआ टू सेंटर नंबर 2, डिस्टेंस था 15 किलोमीटर्स। अगेन डिस्टेंस कम था, रोड ख़राब, उसमें भी हमें लग गया 45 मिनट्स टू ट्रैवल 15 किलोमीटर्स। 8:45 पे हम पहुंचते हैं अपने सेंटर नंबर 2 पे। वहाँ पे ऊपर जाता हूँ मैं स्टेयर्स क्रॉस करके एंड वहाँ पे अगेन जब चेकिंग की बारी आती है तो उनका फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं कर रहा, आई स्कैनर काम नहीं कर रहा, सारे मशीन्स पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे। एक तो भाई ऑलरेडी इतना लेट, लाइक 8:45 पे, जबकि 8:30 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, 8:45 पे तुम दूसरे सेंटर पहुंच रहे हो, तुम इतने दूर से आ रहे हो और यहाँ पे पता चल रहा है कि फिर से तुम मतलब मशीन उनका वर्क नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था उस समय, बहुत हालत ख़राब थी। फिर कैसे कैसे करके उन्होंने बाईपास करवाया उन सब चीज़ों को एंड मेरा पोर्टल खुला, लॉगिन करा मैंने एंड एग्ज़ाम देने बैठा मैं। इंग्लिश का सबसे पहले टेस्ट दिया मैंने, इंग्लिश का अच्छे से करा, पूरा हो गया एंड अब थी बात जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट का आधा पेपर करते करते मेरी बॉडी ने हार मान लिया था। मतलब मेरे को जब मैं जनरल टेस्ट का पेपर दे रहा था मेरे को 2-3 बारी ब्लैकआउट्स आ गए, कंप्लीट ब्लैकआउट्स, मतलब मैं लेट चुका था पूरा वहाँ पे। इस हालत में थी मेरी पूरी बॉडी, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था एंड कैसे तैसे करके मैंने उसको पूरा कंप्लीट करा, सबमिट करा। लाइक इंग्लिश तो हो गया था मेरा अच्छे से, क्योंकि यार मेरा था टारगेट कि मेरे को इंग्लिश ख़राब नहीं होने देना, जनरल टेस्ट तो कैसा भी जाए। इंग्लिश को अच्छे से करा, जनरल टेस्ट कैसे कैसे करके निकाल दिया, सबमिट करा, वहाँ से निकल गए हम, वापस आए, फिर लंच करा वहाँ पे थोड़ी देर और वापस ट्रैवल करके घर आ गए। 29 जुलाई को आता है CUET का आंसर की और 1 अगस्त को मेरा SRCC में एडमिशन हो जाता है कंफर्म। सो इसी जर्नी के साथ अब तुम मुझे जानते हो एज आकृत कुमार फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर एडिट वाले भैया।